तो जैसे कोई एक वेरिएबल है जिसको हमने x से डिनोट किया, तो x की वैल्यूज, सॉरी, x से डिनोट किया, तो ऐसे कुछ वैल्यूज आई, 25, 22, 30, 28, 19, 14, 20, 22, 13, 22, ऐसे करके मान लो कि वैल्यूज आई। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग, जैसे x1, x2 ऐसे करके भी हम बोल सकते हैं, अगर इट हैज बीन डिफाइंड विद सम रेफरेंस, कि मतलब डेली का है तो आज का, कल का, परसों का, ऐसे करके। तो इस इस जैसे ये डेटा, जैसे हमने यहाँ पे 10 या 11 लिया हुआ है, ये डेटा कई सारे हो सकते हैं, मतलब इट कुड बी हंड्रेड्स ऑफ 200, कितने सारे भी डेटा हो सकते हैं। जैसे मान लो कि ये मार्क्स हैं बच्चों के आउट ऑफ 50, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है और एक क्लास में करीब 60 बच्चे हैं, तो ऐसे करके हमने मार्क्स लिखा। सो वी वांट टू रिप्रेजेंट दैट डेटा, किसी को हम बोलना चाहते हैं कि हमारे क्लास में स्कोरिंग का पैटर्न या स्कोरिंग किस तरीके का रहा, तो वी यूज मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ हम इसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि आप एक ऐसा फिगर देना चाहते हो जो इस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, यू नीड टू टेल समथिंग इन टर्म ऑफ नंबर, एक ऐसा नंबर जो इस सारे डेटा को समहाउ रिप्रेजेंट कर सके। ऑल्दो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू गिव वन नंबर टू रिप्रेजेंट ऑल दीज डेटा, बट स्टिल स्टैटिस्टिशियन हैव ट्राइड टू डू इट। तो सबसे पहला तो इन लोगों ने ये किया कि लेट्स डू इट वेरी मैथमेटिकली, और सबसे पहला जो मेजरमेंट, सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट डेवलप हुई, वो दैट वाज मीन। मीन क्या होता है, एवरेज। बताओ मीन क्या होता है? मीन, हाँ, मीन इज एवरेज। अगर आप एप्टीट्यूड वाली क्लास पढ़ते होगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि एवरेज आपने कैलकुलेट किया, तो एवरेज की प्रॉपर्टी क्या होती है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड 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 बताओ, जल्दी बताओ। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन विथ कांस्टेंट सम। कांस्टेंट सम का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसके एवरेज को इतने ही टाइम रखें, जैसे ये पूरे डेटा का अगर सम निकालें, हम टोटल निकालें, है ना, इसको हम लोग इस सिंबल को एज एन समेशन यूज करते हैं। तो अगर हम इस पूरे डेटा का समेशन निकालें और एवरेज को एक्स बार इज एवरेज, एवरेज को उतने ही टाइम हम मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों सेम होगा। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको करना है, वो उसी तरीके से करना है जैसे कि वही वाली वैल्यू हम ले पाएंगे जो कांस्टेंट सम देता हो, यानी कि n इंटू एक्स वन शुड बी इक्वल टू ऑल द वेरिएबल्स एक्स आई, यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो इस रिप्रेजेंटेशन को समझो, व्हेन आई से एक्स आई, इट मीन्स एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, जितने भी नंबर है, अ, अगर हम इसको ऐसे बोलते हैं कि इस सिंबल को लगाते हैं, दिस सेज की समेशन ऑफ ऑल द एक्सेस डिवाइडेड बाय n इज योर एवरेज एक्स बार। तो बार से आपका क्या रिप्रेजेंट हुआ? एवरेज समेशन ऑफ एक्स आई, दैट मीन्स ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपका मीन वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है कहीं कहीं, जैसे मान लो कि लेट्स से एक बच्चे की पर्सनालिटी को तुम 4 वेरिएबल में मेजर कर रहे हो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, और चारों वेरिएबल को आपने ऐसा कोई स्केल्ड ऐसा बनाया कि 1 to 20 के बीच में आपने वैल्यू दिया, 1 to 20 के बीच में वैल्यू दिया।
somehow you created this, and टोटल पर्सनालिटी स्कोर जो है आपने आपको डेवलप करना है कि टोटल पर्सनालिटी स्कोर क्या होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 to मतलब 5 वेरिएबल फिलहाल ले लेते हैं। तो यू कैन ब्रिंग एनीथिंग ऑन द टेबल। स्टैटिस्टिक्स आपको अलाउ करता है कि एज लॉन्ग एज you are following the law of statistics, you can bring any kind of measurement, and that's why research is very interesting. So हर बार एक रिसर्च में या कभी पेपर लिखना हो या पीएचडी करना हो या कभी तुम्हें, you can actually create your kind of analysis as long as it lies under the principle of statistics. तो मैंने बोला कि चलो हमें एक टोटल पर्सनालिटी स्कोर डेवलप करना है, और हमारा जो टोटल पर्सनालिटी स्कोर होगा वो 5 वेरिएबल पे होगा। ठीक है। और वो 5 वेरिएबल का मेजरमेंट कैसे होगा वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। जैसे मान लो कि हम ऑनेस्टी या फिर इस तरह से रखते हैं, बट ऑनेस्टी कैन नॉट बी मेजर्ड, है ना, एब्सोल्यूट मेजरमेंट नहीं है ऑनेस्टी का। लेकिन ऐसा है कि हमने किसी बच्चे से बोला कि उसको स्केल करो 1 से 20 में ऑनेस्टी पे, उसके फ्रेंड से, तो इस तरीके से हमने 5 वेरिएबल हमने उसका निकाला। अब इसका टोटल पर्सनालिटी स्कोर अगर हमें निकालना हो, पर्सनालिटी स्कोर निकालना हो, तो एक तरीका है कि हम बोलेंगे कि इन सबको जोड़ के जो भी वैल्यूज आएंगी, यहाँ 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 पे जो भी वैल्यूज आएंगी, विल ऐड ऑल द पर्सनालिटी स्कोर्स, और वही है हमारा टोटल पर्सनालिटी स्कोर। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि नहीं, हम 1 to 20 के ही स्कूल स्केल में यूज करें, तो यू कैन डू इट इन दिस वे कि आप सारे को ऐड कर दिया और 5 से डिवाइड कर दिया। सो दिस इज योर एवरेज, और आपने इससे इसको इस स्कोर को एक्चुअली टोटल पर्सनालिटी स्कोर की तरह आपने डिफाइन किया। बट मान लो कि कभी ऐसा सिचुएशन रहे कि आपको, जो रिसर्च का सिचुएशन है वहां पे x1 इज मोर इम्पोर्टेंट देन x2 और x3 और x4 और x5, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन x3 इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट देन अदर 3 वेरिएबल्स। तो ये इम्पोर्टेंस जो है, ये इम्पोर्टेंस जो है, इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स अगर x1 और x3 है, और इवन x1 इज मोर इम्पोर्टेंट देन x3, तो ऐसे केसेस में आपको अगर टोटल पर्सनालिटी स्कोर निकालोगे और इनको ऐड करके 5 से डिवाइड करोगे, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर पुटिंग इक्वल वेट टू ऑल द वेरिएबल्स। तो ऐसे सिनेरियो में व्हाट यू डू इज, आप अपने एजेंडा के हिसाब से, आप अपनी समझ के हिसाब से, यू कैन एक्चुअली गिव वेट टू दीज वेरिएबल्स। तो जैसे मान लो आपने बोला है कि दिस पर्टिकुलर इज 3 times मोर इम्पोर्टेंट देन x2 x4 x5, एंड x2 x3 जो है ये 2 times मोर इम्पोर्टेंट देन x2 x3 x2 x4 x5। मतलब x1 जो है 3 times मोर इम्पोर्टेंट, ऐसा आप ऐसा आप वो मोर इम्पोर्टेंट ऐसा आपने डिफाइन किया या उसको एस्टेब्लिश किया। x3 इज 2 times मोर इम्पोर्टेंट देन जो नॉर बाकी सब वेरिएबल्स हैं x2 x4 x5। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि यू कैन नॉट जस्ट कैलकुलेट एवरेज टू रिप्रेजेंट टोटल पर्सनालिटीज को, आपको वेट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिर आप क्या करते हो कि इसमें 3 इंटू अगर ये 3 times है तो हमने इसको 3 बार ले लिया, फिर x2, फिर 2 इंटू x3 प्लस x4 प्लस x5, ऐसा हमने इसको ऐसे सम करेंगे, एंड आई विल डिवाइड इट बाई, क्योंकि इसको हमने 3 times ले लिया, इसको 2 times ले लिया, तो 5 से मतलब इसको 3 1 4 4 और 2 6 6 7 और 8, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, एंड दिस विल बी योर टोटल पर्सनालिटी स्कोर। तो ऐसे ऐसे एवरेजेस हम जब इस तरह से एवरेज निकालते हैं, ये एवरेज कहलाता है या ये मीन कहलाता है वेटेड मीन। क्या कहलाता है? ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? बताओ। तो कभी क्वेश्चन आया कि वेटेड मीन के रिस्पेक्ट में, तो आप इस लॉजिक के हिसाब से उसको आंसर कर सकते हो।
इज एवरीवन गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? मतलब जो भी हो रहा है समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है। अब तुम लोग स्टैट्स में या कभी जो क्वेश्चंस आएगा, तो चूंकि आपके पास बहुत ज्यादा डेटा होता है, मतलब जनरल रिसर्च में बहुत ज्यादा डेटा होता है, ऐसा नहीं होता है कि 5-10 नंबर्स ही हैं जिसका एवरेज निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 60 लोगों का डेटा था, और ये ऐसे समझो कि इस तरह का डेटा था कि हमने एक वो बना दिया, नंबर्स मतलब कुछ अ, ऐसे नंबर्स हैं जिस पे ज्यादा लोग स्कोर कर रहे हैं। तो जैसे मान लो कि हमने देखा कि 20 यहाँ स्कोर, और यहाँ पे हमने रख दिया फ्रीक्वेंसी। ऐसा भी हो सकता है, और वो इंटरवल भी हो सकता है। बट अभी फिलहाल हम यही लेके चल रहे हैं कि हमें अगर ये पता है कि स्कोर है और ये फ्रीक्वेंसी है, तो 20 का स्कोर जो है 10 लोगों ने किया, 22 8 लोगों ने किया, 30 का स्कोर जो है 15 लोगों ने, 25 सॉरी 25 का 8 लोगों ने, 30 का 15, 35 स्कोर किया 7 लोगों ने, 40 का स्कोर है आपका 10 लोगों को, और 45 का स्कोर है 5, और 50 का स्कोर है 5। ऐसे करके मान लो कि ये टेबल दिया हुआ है कि आउट ऑफ 50 अगर स्कोर है, तो 10 लोगों के स्कोर 20 हैं, 8 हैव गॉट 25, तो इन सब का क्या वैल्यू होगा यहाँ पे 60, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है। तो आई थिंक आई हैव मेड इट इन सच वे, 8 7 15 15 30 30 10 40, 40 20 60, ठीक है। तो ये सारी फ्रीक्वेंसी का सम 60 होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में अगर आपसे कोई बोलता है कि मीन फाइंड आउट करो, तो हाउ विल यू डू इट? कैसे करेंगे यहाँ पे? जल्दी बताओ। फ्रीक्वेंसी टेबल अगर दिया हुआ है, तो अगर उससे हमें मीन कैलकुलेट करना है, तो हाउ विल वी कैलकुलेट? हाउ विल वी कैलकुलेट द मीन? कोई बोलेगा, तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। आकृति, तुम तो इतना बात करती थी क्लास में, अभी क्या हो गया तुम्हें? फ्रीक्वेंसी स्कोर को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। हाँ, और मतलब बेसिकली इसमें क्या है कि टोटल आपको निकालना है। तो सिंस 10 पीपल हैव स्कोर्ड 20, तो 10 पीपल का टोटल जो होगा वो फ्रीक्वेंसी इंटू स्कोर, फिर आपका फ्रीक्वेंसी टू स्कोर, ऐसे करके ये सारे आप मल्टीप्लाई करोगे, एंड देन यू विल डिवाइड इट बाई 60। तो इस तरीके से इसका मीन निकलेगा। नाउ आई विल कम बैक टू दिस टेबल अगेन। बिफोर दिस हम लोग पहले इंट्रोड्यूस करते हैं मीडियन। सो आफ्टर मीन, since mean was not very effective to represent the entire data, so one more type of representation, or one more type of central of tendency measurement, measures of central of tendency, measure of central of tendency हमने डेवलप किया, which was called median. तो मीडियन क्या होता है? कैन एनीवन टेल? सर मिडिल सेंटर वैल्यू। टर्म। सेंटर डेटा, मतलब अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेंट्रल वैल्यू, है ना, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप अरेंज कर देते हो, तो जो बीच की वैल्यू है वो आपकी मीडियन होगी। तो अगर हम बेसिक एग्जांपल ले, जैसे मान लो कि 19, 22, 18, 15, 8 एंड 25। लेट मी टेक वन मोर डेटा, 21। अगर ऐसा डेटा है, तो
इस केस में वी हैव ऑड नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑड नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या होगा कि यू विल फाइंड वन यूनिक वैल्यू विच विल लाई एट द सेंटर, इन्हीं में से एक लाई करेगा। तो इफ विल अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो आप इसको ऐसे अरेंज करोगे 8, 15, 18, 19, 21, 22 एंड 25। इफ यू अरेंज देम तो आपको दिखेगा कि टोटल 7 ऑब्जर्वेशंस आर देयर। तो सेंट्रल ऑब्जर्वेशन इज 19, तो ये हमारा मीडियन होगा। एंड इफ इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इवन, जैसे सेम अगर हम ऐसे कर दे, अगर ऐसा ऑब्जर्वेशन है, ऐसा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो देन we'll again arrange it in ascending or descending order, and इस केस में आपका मीडियन कैसे निकलेगा बताओ? Sir, number of observations divided by 2. नहीं, सेंट्रल ऑब्जर्वेशन आप दो ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफाई करो जो बिल्कुल सेंटर पे है, और इनका एवरेज आपको निकालना है। तो एवरेज ऑफ द टू सेंट्रल ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे इनका आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। तो मीडियन ऑफ दिस डेटा, दीज डेटा, ये you will be calculating as 19 plus 21 divided by 2, which is 20। तो मीडियन आप समझ गए कि दो तरीके का आपके पास केस आ सकता है कि वंस वन वेयर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, वन वेयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन। ठीक है, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर है, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर है, तो उस केस में the median will be average of the central data, to data which will lie in, which is lying in center। तो ये आपका मीडियन हो गया। अब लेट्स गो टू द प्रीवियस टेबल। अगर आपको ऐसा टेबल दे दे, टेबल मतलब इस तरह का एक फ्रीक्वेंसी टेबल दे दे, और एग्जाम में इससे पूछे कि फाइंड द मीडियन, व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ दिस डेटा, तो क्या होगा बताओ? इसका मीडियन मीडियन क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब दीज आर द क्वेश्चंस, मतलब जो हमेशा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं किसी भी टेस्ट में। इसका मीडियन क्या होगा बताओ? थोड़ी देर इसको रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ, जैसे कि तुम लोग बताओ इसको। मीडियन के केस में क्या तुम्हें, जस्ट टू रिकॉल रिकॉर्डिंग, चूंकि अभी मैंने बहुत लिस्टेड डेट स्टार्ट किया है, तो हमने ये बताया कि इस डेटा का जो मीडियन होगा वो 30th एंड 31st, बिकॉज 60 ऑब्जर्वेशंस आर देयर, 30th एंड 31st ऑब्जर्वेशन को लेके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे हम। एंड इफ इस केस में दोनों ही डेटा 30 है, तो इसलिए मीडियन इसका 30 होगा। बट देर इज अ सिमिलर केस वेयर फ्रीक्वेंसी, मतलब लाइक score of 10 people are there, so fifth and sixth are two different scores। The fifth number is getting a score as 20, a sixth number is 25, तो मीडियन यहाँ पे 22.5 होगा। चलो, तो ये आ गया। अब मुझे बताओ कि मीडियन 12 लाख पर एनम को हाउ कैन वी रीड, एंड हाउ डू यू रीड एक्चुअली? कोई बताओ, कृष्णिका बोलो, मीडियन से क्या दिखा तुम्हें? इफ अ कॉलेज प्लेसमेंट इज मीडियन प्लेसमेंट इज 12 लाख पर एनम, क्या कह सकते हो तुम गारंटी से? बोलो। सेंटर ये है डेटा का। नहीं, डेटा का सेंटर, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी है, तो सेंटर ये है। इसको ऐसे बोलो कि 50% ऑफ द स्टूडेंट must have placed above 20 lakh per annum, and 50% of students have been placed less than 12 lakh per annum।
तो तो सर ऑफ मैंने कोर्स भी तो यही बोला था। तुमने बोला कुछ अच्छा। हाँ मतलब, कुछ बट सर मीन में तो फिर जो है, ऐसा हो जाता है ना हाँ कि हम यहाँ पे इक्वली एग्जैक्ट है डिस्ट्रीब्यूट कि कर रहे हैं। मीन में होता है कि कुछ ऊपर कुछ नीचे। इसमें क्या है कि इसमें एग्जैक्टली 50% डेटा इज एबव 12 लाख पर एनम, एग्जैक्टली 50% डेटा इज लेस देन 12 लाख पर एनम। ठीक है। तो जब मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वाई वन सेंटर ऑफ मेजरमेंट वाज नॉट, सॉरी, वन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाज नॉट इनफ। मीन के केस में बहुत कुछ आपको नहीं दिखता है। जैसे मान लो कि अ, अगर हम वन 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 वन, है ना, और नहीं, जैसे वन 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 और 97, अब इस चार डेटा को अगर हम इसका मीन निकालें तो इट विल बी 25। सो द 25 is neither representing 1, neither representing 97। तो अब जैसे मान लो कि एक एक सिंपल एग्जांपल हम तुम्हें देते हैं कि जैसे मान लो कि एक नदी तुम्हें पार करनी है, ठीक है, नॉट पार करनी है, देयर इज अ रिवर, रिवर इज देयर इज अ रिवर व्हिच फ्लोज, एंड somebody told you कि इस रिवर की जो एवरेज डेप्थ है दैट इज 1 मीटर, और let's say 1 मीटर is around 3 feet, so 3 feet around। तो अगर तुमसे बोला जाए कि एवरेज डेप्थ इसका 3 फीट है, so will someone or will you ever cross the river by knowing कि एवरेज इसका 3 फीट है? नहीं ना, because you know at that point you know कि एवरेज ये सारे डेप्थ के सम और डिवाइडेड बाई टोटल डेप्थ है। अगर आप इसके सेंटर पे जाओगे तो यू माइट गेट 25 डीप ऑल्सो। तो एवरेज जो है हर जगह पे एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं डिनोट करता है जो सारे डेटा को रिप्रेजेंट कर सके। तो जैसे मान लो कि अगर कभी कोई म्यूचुअल फंड की कंपनी है एंड दे सेज कि हमारा एवरेज रिटर्न 14% का होता है, तो जनरली जो इन्वेस्ट करने वाला ये सोचता है ना, एवरेज का मतलब कि 14 तो रहेगा ही, थोड़ा आगे पीछे रहेगा, बट ऐसा नहीं है। तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी हमने कुछ अलग से डेवलप किया, और मीन को करेक्ट करने के भी टूल्स हम डेवलप करेंगे। Yeah, what are the other measure that we can give along with mean, so that the measurement of central tendency, जो measure of central tendency जो है mean का, that will look better, or with those data it will look complete। तो फिलहाल अभी तो हम इस पे है कि मीडियन क्या है। तो नाउ यू ऑल नो व्हाट इज मीडियन। द लास्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मोड। मोड क्या होता है? जिस वैल्यू की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जो जो स्कोर या जो डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो आपका मोड हो जाएगा। तो इस टेबल में मोड क्या है? कौन से टेबल में सर? ये वाले में 60 स्टूडेंट्स वाले टेबल में। थर्ड। हाँ 30 है, बिकॉज 15 टाइम्स इट इज गेटिंग रिपीटेड 15 टाइम्स। तो ये आपका मोड जो हो गया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विच इज उस केस में 30 था, तो वो आपका मोड हो गया। अब मुझे बताओ कि कोई ऐसा केस बताओ जहां पे मोड वुड बी द आइडियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे मैंने बताया, तुम्हें मीडियन का भी बताया कि जितने भी बाहर के कॉलेजेस हैं ना, वो अपने प्लेसमेंट स्टेट्स जो हैं, वो जो सैलरी एवरेज प्लेसमेंट जब बताते हैं तो दे ऑलवेज टेल इट इन मीडियन सैलरी। मीडियन सैलरी अभी इंडिया में ये कल्चर नहीं है, बट मीडियन सैलरी इज बेटर मैन मेजरमेंट ऑफ प्लेसमेंट देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेसमेंट देन मीन। तो हमारे यहाँ अब भी एवरेज प्लेसमेंट चलता है, बट मीडियन सैलरी वुड बी द बेटर रिप्रेजेंटेशन। अगर मोड की बात पूछी जाए तो तुमसे अगर पूछा जाए कि कोई ऐसा सिचुएशन बताओ जिसमें मोड वुड बी द बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो वो कौन सा होगा सिचुएशन? चलो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि
मैंने एक शर्ट की कंपनी खोली, ठीक है, स्टिच शर्ट, आई ऑलवेज सेलिंग, बट ये है कि फंड की कमी है, आई कैन नॉट। और शर्ट के साइज जो होते हैं वो लोग बताइए 38, 42 ऐसा करके चलता है, 44। अब बट फॉर एनी पर्टिकुलर शर्ट आई डोंट वांट टू मेक ऑल द साइजेस, ठीक है, तो मैं एक कोई साइज पे शर्ट बनाना चाहता हूँ। तो ऐसे केसेस में अगर जिस मार्केट में मुझे बेचना है, अगर जिस मार्केट में वो मुझे बेचना है, तो अगर मैं उससे कुछ सैंपल निकाल के सैंपल निकाल के उनके शर्ट साइजेस का चॉइस पूछूं, एंड इफ आई एम गेटिंग दैट 40 इज द नंबर विच इज गेटिंग रिपीटेड फ्रिक्वेंटली, या आप किसी और सोसाइटी में जाओगे तो 42 माइट बी द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल विच आर वर वेयरिंग 42। तो ऐसे केसेस में जो दैट shirt, the size of shirt that we should decide to sell or to make should be the mode. इसी तरह से अगर तुम देखोगे कि इंडियन फैमिली साइजेस जो टाटा वाले बहुत पहले एक रिसर्च कराया, तो दे फाउंड कि इंडियन फैमिली साइज का जो मोड है दैट इज 5। तो कार जो भी बनाना है, जैसे वेस्टर्न कल्चर में 4 सीटर कार वॉज फेमस, अभी उन्होंने 5 सीटर कार करके वो करना शुरू किया, बिकॉज 5 सीटर कार वुड like will be famous among the family because जो मोड ऑफ द ये है फैमिली मेंबर इंटायर सोसाइटी का वो 5 है। तो इस तरीके से कई सिचुएशन में मीन इज नॉट इनफ, और मीन में नॉट बी द राइट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो हमने मीडियन और मोड भी डेवलप किया। देर आर अदर एडवांटेजेस ऑल्सो फॉर मीडियन एंड मोड, जो कि हम तुमसे आगे बात करेंगे। अभी हम आते हैं मीन पे, विल गो बैक टू मीन, जहाँ हमारा मीन स्कोर था विच वाज एक्स बार। Of course, still the favorite representation because mean is one of the mathematical representation. जिसमें आपको मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है टू फाइंडिंग मीन। तो ये आपका आ गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपका मीन आ गया। एंड आई टोल्ड यू दैट कि अगर कुछ डेटा अगर हम ले लें, जैसे मान लो कि 12, 25, 17, 26 एंड 20, जैसे मान लो ये 5 ही डेटा है, तो इसका अगर आप एवरेज निकालोगे तो यू विल बी गेटिंग 20। मैंने जानबूझ के ऐसे ही नंबर्स लिए हैं जिससे कि 20 आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है एक्स आई, ये हमारा मीन है एक्स बार, ठीक है। तो अगर इफ आई वांट टू टेल कि हाउ मच मीन इज, हाउ मतलब वो कैसे बोला जाए इसको कि हाउ गुड दिस दिस मीन रिप्रेजेंटिंग द डेटा, तो आप इसको ऐसे सोचोगे कि हम वेरिएशंस देख लें कि कितना वैरी करता है। तो अगर आप इस जगह पे देखोगे तो इसका वेरिएशन है -8, इसका वेरिएशन है +5, इसका वेरिएशन है -3, इसका वेरिएशन है +6, इसका वेरिएशन है 0, एंड टोटल वेरिएशन यू विल गेट इज 0, क्योंकि वही डिफिनेशन था हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो वेरिएशंस को अगर हम सम करेंगे किसी मीन के साथ सारे डेटा का, तो इट विल ऑलवेज बी 0। तो अगर हमें एवरेज वेरिएशन निकालना है, तो वी नीड टू नेग्लेक्ट द साइन ऑफ द वेरिएशन, वी नीड टू नेग्लेक्ट द साइन ऑफ a वेरिएशन। तो हम क्या करेंगे कि वेरिएशन का मोड वैल्यू ले लेंगे विच इज मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। तो इसका हम अगर मोड वैल्यू ले लें तो आई विल बी टेकिंग जस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेरिएशन, जैसे 8, 5, 3, 6, 0, एंड विल ऐड ऑल द वेरिएशंस। 8, 5, 13, 3, 16, 16 और 6 कितना होता है 22, 22/5 विच इज 4.4। तो इस डेटा को हम लोग बोलते हैं एवरेज डेविएशन, एवरेज डेविएशन। अब इसमें क्या है कि एवरेज डेविएशन अगर बहुत बड़ा है
दैट मीन्स द मीन इज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंटिंग द डेटा। ठीक है, एवरेज वेरिएशन अगर कम है तो वी कैन से कि हाँ, जो डेटा का वेरिएशन है वो मीन के आसपास ही है। ठीक है, तो एवरेज डेविएशन लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, बिकॉज अगर ज्यादा वेरिएशंस हैं, आई विल बी टेकिंग दिस एग्जांपल ओनली, इसी को हम एक्सटेंड करेंगे। तो अगर मतलब बड़े वेरिएशंस और छोटे वेरिएशन को इक्वल वेटेज नहीं मिला है, ठीक है, तो वैसे केसेस में क्या करते हैं हम लोग कि टू इम्प्रोवाइज दैट, टू इम्प्रोवाइज दिस डेटा, हमने क्या किया कि वेरिएशंस का स्क्वायर कर लिया। वेरिएशन के स्क्वायर करने से जो डेविएशन का स्क्वायर कर लिया, डेविएशन का स्क्वायर करने से फायदा क्या होता है कि बड़े डेविएशंस को ज्यादा वेट मिल जाएगा और छोटे डेविएशन को कम वेट मिलेगा। बिकॉज यू नो, जैसे अगर 1 और 8 है या 2 और 8 है, तो 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, बट 8 का 64 हो जाता है। तो द नंबर हैज एवरेज ऑफ 1:4, बट द डेविएशन मतलब स्क्वायर का एवरेज है 1:16। तो इससे क्या होता है कि लार्जर डेविएशन विल गेट लार्जर वेट एंड लोअर डेविएशन विल गेट लोअर वेट। तो अगर हम डेविएशंस का स्क्वायर करें, जनरली ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो विल बी गेटिंग 64, 25, 9, 36 एंड 0। और इसका सम आप कर लोगे तो ये क्या कहलाता है, ये इसका सम कर लोगे तो डेविएशंस का, सॉरी, डेविएशंस के स्क्वायर का सम आप कर लो, ये आएगा तुम्हारा 134, 134। और फिर इसका एवरेज निकाल दो, तो 134 डिवाइडेड बाई 5। तो इस डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, वेरिएंस। वेरिएंस इज व्हाट, sum of all the square of deviations divided by n। ठीक है, डिवाइडेड बाई n, इसको हमने बोला वेरिएंस। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ कि ये चूंकि सारे डेटा स्क्वायर हो चुके हैं, तो इसको हमें वापस रूट करना पड़ेगा टू ब्रिंग इट इनटू सेम यूनिट, जो जिस यूनिट में आपका वेरिएशन है, सॉरी, जो जिस यूनिट में आपका वेरिएबल है। तो फिर हमने क्या किया, इसको रूट कर दिया एंड वी नेम्ड इट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ जो वर्ड स्टैंडर्ड है ना, ये इसको डिनोट करता है कि ये अच्छा मेजर है। जैसे नहीं हम बोलते हैं कि ये स्टैंडर्ड है, क्वालिटी स्टैंडर्ड है या स्टैंडर्ड वो है, तो डेविएशन का जो बेस्ट मेजरमेंट है उस इसको हम लोग मानते हैं, एंड देन दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको हम क्या करेंगे, वेरिएंस का रूट, रूट वेरिएंस विच इज रूट अंडर एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो अगर हम इस डेटा का निकालें तो व्हाट आई विल बी गेटिंग, वेरिएंस हमारा कितना होगा फॉर द गिवन डेटा, वेरिएंस हमारा हो जाएगा रूट अंडर वेरिएंस, तो वेरिएंस 134 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 2626.8। और इसका अगर हम रूट निकालें तो लमसम में कितना निकलेगा, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट विल द रूट वैल्यू? ये लगभग 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.1 रख लो, 5.2 रख लो, एनीथिंग। ठीक है, सो लेट्स से 5.2 ही रख लेते हैं, तो लमसम में 5.2 आएगा। सो व्हाट वी आर सीइंग, द एवरेज डेविएशन वाज 4.4 and the standard deviation was,
स्टैंडर्ड डेविएशन वाज एसडी लिख देते हैं, एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5.2, जो कि ज्यादा है। दैट मीन्स इन गिवन केस द वैल्यू विच वाज लाइक द लार्जर डेविएशन जो थे वो ज्यादा वेट रख रहे थे। तो एवरेज डेविएशन जो है वो ट्रू मेजरमेंट नहीं था डेविएशन का। सो we did it little better by squaring it by and then getting the square root again. So 5.2 is the standard deviation. तो कभी जैसे कभी पूछता है तुमसे कि why do we square the deviation in order to find standard deviation, तो लोग सिर्फ इतना बताते हैं कि पॉजिटिव करने के लिए वैल्यू को। ऐसा नहीं है, पॉजिटिव तो हम मोड से भी कर सकते थे एंड वी डिड इट हियर। बट तुम कहीं से भी कई जगह पूछोगे ना तो वो यही बताते हैं कि जब चूंकि डेविएशन जो है वो नेगेटिव भी होता है, तो इन ऑर्डर टू मेक इट पॉजिटिव हमने उसको स्क्वायर कर दिया। बट ये मिथ है। अगर आप ट्रू रिसर्च बुक पढ़ोगे तो दे विल बी टेलिंग यू कि क्यों स्क्वायर किया, क्योंकि अगर हमें सिर्फ पॉजिटिव करना होता तो लाइक आई डिड इट हियर बाय गेटिंग इट इनटू मोड, तो हम सारे को पॉजिटिव बना के वी कुड हैव डन दैट कि एवरेज डेविएशन हम कैलकुलेट कर सकते थे। बट सिंस एवरेज डेविएशन वाज नॉट द राइट मेजर एंड देयर वाज सम फॉल्ट, या फिर ऐसा समझो कि ट्रू मेजरमेंट नहीं था, so we had to improvise it, and in order to improvise it I squared all the deviations and then find the average of those deviations, और फिर उसका रूट निकाल के हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया। ये समझ में आया सबको? सर लेकिन इतना कुछ तो जल्दी फर्क नहीं बताओ, पड़ा डेविएशन में, तो इतना स्टैंडर्ड। कितना कितना फर्क पड़ गया? देखो 4.4 से इट केम 5.2, इतने का फर्क पड़ गया। ये छोटा मोटा फर्क है। एंड जब चूंकि यहाँ पे डेटा तो फिर भी थोड़ा क्लोज था ना, जब बड़े वेरिएशंस होते हैं या बड़े डेविएशंस होते हैं उस समय जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो वही राइट मेजर होता है डेविएशन का। आई विल गिव यू सम अदर एग्जांपल आल्सो नेक्स्ट टाइम कि कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन वर्क बेटर देन नॉर्मल एवरेज डेविएशन का। तो अब इसमें क्या है कि आप लोगों को डिग्री, आपके लिए एक होमवर्क है फॉर द नेक्स्ट क्लास, डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम पढ़ के आइएगा आप लोग। और इफ यू कैन रीड रिग्रेशन और कोरिलेशन को भी एक बार देख के आइएगा। तो एक दो क्लास या तीन क्लास हम लोग स्टैटिस्टिक्स का पहले रखेंगे, स्टैटिस्टिक्स नहीं जो नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स का, देन वी विल मूव टू रिसर्च। ठीक है? और प्रॉब्ली एक ही और क्लास हम रखेंगे जिसमें हम ये सब चीजें कवर करेंगे और फिर हम लोग रिसर्च की तरफ मूव करेंगे। ठीक है?